बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा CS 304 का लेक्चर नंबर 18 है, जिसके अंदर हम सेल्फ़ असाइनमेंट प्रॉब्लम को देखेंगे। दोस्तों इस लेक्चर के अंदर भी आपके पास एक प्रोग्राम है सेल्फ़ असाइनमेंट प्रोग्राम का, जो कि मैं आपको प्रोग्राम करवाऊँगा यहाँ पर प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर, और वो जो प्रोग्राम करवाऊँगा वही प्रोग्राम आपने पेपर में करके आ जाना। तो आपको ये सेल्फ असाइनमेंट वाला जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर थ्योरी का एक लास्ट पे टॉपिक है फ्रंट फंक्शन विद ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो उसके अंदर उसने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा, आपने उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद कर लेना बस, बाकी ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है जी। सो लेक्चर 18 के अंदर सब जो पहला टॉपिक है जी प्रैक्टिकल, वो है जी सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम। सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम का दोस्तों मतलब ये होता है कि मान लें आपने खिज़र को कह रहे हो कि तुम अपने आप को ये जो है चीज़ आसान कर दो। एक चीज़ मुझे आती है, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक चीज़ है और आप मुझे कह रहे हो ये अपने आप को इट सेल्फ आसान करो, अपने आप को इट सेल्फ दे दो। इसी तरह मान लो मेरा नाम खिज़र है और आप कहते हो अपने आप का नाम खिज़र रख लो। भाई मेरा नाम तो पहले ही खिज़र है, तो खिज़र को खिज़र रखने का मतलब क्या है? सो दिस इज़ अ सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम कि जब आप पास एक वेरिएबल है और आप कहते हो उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू उसी वेरिएबल को अगेन वापस असाइन कर दो, तो ये होती है सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम। जैसे आप कह रहे हो str1 इक्वल टू str1, यानी str1 की वैल्यू उठा के str1 को ही दे दो। तो मेरे भाई वो ऑलरेडी दोनों सेम वेरिएबल हैं, तो उसी वेरिएबल की वैल्यू उठा के आप उसी वेरिएबल को दे रहे हो। तो यहाँ पे डायग्राम में अगर देखें तो कुछ इस तरह से आप कर रहे हो, यानी आप कह रहे हो str1 के अंदर जो पहले से फ़खीर पड़ा हुआ है उसको उठाकर उसी को दे दो अगेन वापस। तो इसको आप प्रैक्टिकल कैसे करना है, तो ये आप पेपर में कराता तो कैसे आप करोगे वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे क्लास बना लेते हैं हम, क्लास टेस्ट नाम से, ठीक है। इस क्लास के अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर, अगर दोस्तों आपने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करना फिर आपको फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो पब्लिक का हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर ही यूज़ करते हैं, और उसके अंदर मैंने लिख दिया स्ट्रिंग और मैंने आगे नेम वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इस नेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट करने के लिए मैं यहाँ पे टेस्ट जो मेरी क्लास है इसका मैं बना लेता हूँ कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो उसके लिए मैंने कहा जी स्ट्रिंग और नीचे से मैंने आर्गूमेंट ले लिया नेम। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा जो मेरा ये जो डाटा मेंबर वाला नेम है, तो डाटा मेंबर वाला नेम और आपके आर्गूमेंट वाला नेम दोनों सेम है। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे दिस कीवर्ड का इस्तेमाल किया। सो मैंने कहा दिस जो मेरा डाटा मेंबर है नेम इक्वल टू कर दो उसको नेम वाले वेरिएबल के। सो इतना क्लियर? ओके, सो ये बात मैंने आपको डिटेल से, ये दिस वाली बात मैंने आपको डिटेल से पीछे वाले प्रीवियस लेक्चर्स में समझाई हुई है। अगर आपने वो लेक्चर देखे तो आपको पता है कि ये दिस का मतलब क्या है। देन उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे रिटर्न करनी है अपना पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के लिए हमने टेस्ट क्लास का इस्तेमाल किया, कि टेस्ट क्लास की डाटा का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है, तो मैंने कहा ऑपरेटर, और कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करना है? इक्वल ऑपरेटर ओवरलोड करना है। उसके बाद राउंड ब्रेसेस के अंदर मैंने नीचे पूरा एक ऑब्जेक्ट लेना है। सो ऑब्जेक्ट लेने के लिए पहले डाटा बताई टेस्ट, और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट जो लेना है उसका नाम मैंने OBJ रख लिया, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने सिंपली यहाँ पे कह दिया, मैंने कहा जो मेरा OBJ के अंदर इस OBJ ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम है ना, डॉट इसके अंदर जो नेम है उसको इक्वल कर दो किसके? उस नेम के जो जिस ऑब्जेक्ट ने इस मेथड को कॉल किया ना, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम पड़ा हुआ ना वो नेम उठाकर OBJ डॉट नेम को दे दो। और फाइनली उसके बाद क्या कर दो, मैंने कहा रिटर्न कर देना किसको? OBJ को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे जो मेरी टेस्ट क्लास है उसका T1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दो, कॉमा फिर T2 के साथ एक ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है। अब इन दोनों ब्रेसेस में आप ये जो कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो पैरामीटराइज, इसको आप यहाँ पे नाम भी जवाओगे कोई ना कोई। सो मैंने यहाँ पे दोस्तों नाम भी जवा दिया, मान लो अली, और यहाँ पे मान लो हमजा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कुछ इस तरह से किया, मैंने कहा T1 इक्वल टू T1, ठीक है। T1 इक्वल टू T1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि T1, तो इसको अगर मैं डिटेल्स में आने दोस्तों इसका मतलब सेम ऐसे है, इधर देखें ज़रा, इसका मतलब सेम ऐसे है T1 डॉट ऑपरेटर, आगे कौन सा ऑपरेटर? इक्वल ऑपरेटर, और इसमें आपने T2 पास कर दिया।
ये मतलब है इसका, इस पूरी बात का। लेकिन आपको पता है जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो उसके अंदर हम जस्ट अपना ये जो ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे होते हैं सिर्फ इसको बताते हैं, ठीक है। तो पहले हम बताते हैं अपना पहला ऑब्जेक्ट, देन आगे हम जो ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं जिसको ओवरलोड कर रहे हैं वो बताते हैं, उसके बाद फिर हम अपना दूसरा ऑब्जेक्ट बताते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी T1 ही दे दिया। सो अब क्या हो रहा है बेसिकली, आप क्या रहे T1 की वैल्यू को T1 को दे दो। सो T1 में क्या है जी, अली है, तो वो अली किसको मिल जाएगा, T1 यानी अली को ही मिल जाएगा। तो दोस्तों अली की जगह पे अली ही आ गया, तो ये तो वही बात होगी कि सेम चीज़ को आप सेम चीज़ ही दे रहे हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो यहाँ पे अगर मैं आपको डिस्प्ले कभी करके दिखा दूँ तो यहाँ पे देखो मैंने कहा नेम, और जो मेरा नेम है वो किस में पड़ा हुआ है, T1 डॉट नेम के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों नेम अली डिस्प्ले हो रहा है। अली क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि दोस्तों आपने अली को उठाकर अली को ही दे दिया। सो इसलिए आपको यहाँ पे अली डिस्प्ले हो रहा है। अब दोस्तों लेकिन यहाँ पे आपको पता है ये जो है ना T1 इक्वल टू T1 ये चल तो गया, लेकिन यहाँ पे आपको मेमोरी के अंदर जो है जब ये फंक्शन कॉल हुआ है तो उसने क्या किया, उसने देखा कि जनाब obj डॉट नेम के पास भी वही नेम है, नेम के पास भी वही नेम है। सो उसने जो है सेम उसी लोकेशन पे वैल्यू उठा के उसी लोकेशन में रखी है। तो हालांकि आपको रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मेमोरी के अंदर वर्किंग जो हुई है उससे आपने टाइम वेस्ट किया अपने कंपाइलर का। तो दोस्तों इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जब इस तरह की कोई सिचुएशन आए कि मतलब कि हम सेम वैल्यू सेम वेरिएबल की वैल्यू सेम वेरिएबल को दे रहे हों, तो उसके लिए हम यहाँ पे जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं या कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो वहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं। तो मैंने इफ़ के अंदर चेक कर दिया कि जो मेरा ये OBJ ऑब्जेक्ट है, जो मेरा OBJ ऑब्जेक्ट डॉट उसके अंदर जो नेम है क्या वो इक्वल है किसके, इक्वल टू किसके, ये जो सिंपल नेम वाला वेरिएबल है। यानी सिंपल नेम वाला वेरिएबल का मतलब है यानी ये जो पहला ऑब्जेक्ट हमने लिखा ना लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब दोस्तों ये जो नेम वाला वेरिएबल है ना ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो दूसरा राइट साइड पे हमने T1 लिखा है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो OBJ के अंदर वैल्यू आई है ना इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आपने यहाँ पे कह दिया इफ़ अगर OBJ डॉट नेम इक्वल टू नेम के, सो आपने यहाँ पे सी आउट कर दिया बोथ नेम आर सेम, बोथ नेम आर सेम, बोथ नेम आर सेम, ठीक है। इतना कर दिया, क्या के बस आपने इतना कर दिया। और अदरवाइज़ अगर सेम नहीं होंगे फिर आपने कहा एल्स में आ जाना, और एल्स में आके आपने क्या कर दिया, फिर आपने कहा अगर इफ़ नहीं चलेगी, इसका मतलब क्या कि दोनों नेम सेम नहीं हैं या दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये एल्स वाला पोर्शन चलेगा और ये करेगा, ये बेसिकली आपको OBJ डॉट नेम को नेम इक्वल कर देगा। यानी ये तब चलेगा जब आपकी दोनों नेम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और फाइनली जो भी डिसीजन होगा फिर रिटर्न OBJ के साथ वो ऑब्जेक्ट जो है वो वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। अब अगर आपको मैं दिखाऊँ ना तो ये देखिएगा कंपाइलर रन किया और यहाँ मेरे को पर्पल मैसेज डिस्प्ले हुआ है बोथ नेम आर सेम, और उसके बाद नेम डिस्प्ले हो रहा हो गया अली। इससे फ़ायदा क्या हुआ बेसिकली, इससे दोस्तों फ़ायदा ये हुआ है कि जब भी हमारी एल्स न चली तो इससे हमें मेमोरी में जाके वर्किंग नहीं करनी पड़ी, यानी नेम उठाकर उसी वेरिएबल में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है, समझ आ गई। तो ये हमारा टाइम यानी सेव कर दिया इसने। अब यहाँ पे अगर आप कहते हो T1 इक्वल टू T2, यहाँ वैसे कह देते हो T2 इक्वल टू T1, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि T1 जो है वो बेसिकली क्या है, OBJ है। और इस ऑब्जेक्ट को नेम जो मिलेगा ना वो बेसिकली T1 को 1 का नेम मिलेगा। तो T1 का नेम क्या है, अली, तो अली मिल जाएगा किसको, इस OBJ वाले नेम को। और जो T2 है इसमें क्या बड़ा हुआ है, हमज़ा, हमज़ा मिल जाएगा किसको, ये जो सिंपल आपने नेम लिखा ना नेम वेरिएबल इसको मिल जाएगा। तो यानी बेसिकली क्या हो रहा है, नेम के अंदर हमज़ा है वो हमज़ा उठ के किस में स्टोर हो जाएगा, OBJ डॉट नेम, यानी जिसमें पहले अली पड़ा हुआ था उसमें हमज़ा स्टोर हो गया। तो फाइनली आपका नाम जो है यहाँ पे हमज़ा डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे करके दिखाऊँ आपको, मैंने कहा T2 डॉट, क्योंकि आपका जो आंसर होता है ना वो लेफ्ट साइड वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है। सो मैंने कहा T2 डॉट नेम मुझे डिस्प्ले करके दिखाओ, तो यहाँ पे आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो दोस्तों आपको हमज़ा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और इस दफ़ा कौन सी कंडीशन चली है, इस दफ़ा ये एल्स वाला पोर्शन चला है। एल्स वाला पोर्शन क्यों चला है, क्योंकि T1 और T2 की वैल्यू जो है वो सेम, नाम सेम नहीं थे, इसलिए ये इफ़ नहीं चला बल्कि एल्स चला है, ठीक है। और जब आपके यहाँ पे नाम सेम होंगे या आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेम कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फिर ये इफ़ चलेगा, एल्स पोर्शन नहीं चलेगा। सो आप इतना भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, या ये जो आपने लिखा हुआ ना इफ़ के अंदर ये मैसेज दिया हुआ है इसकी जगह पे आप डायरेक्ट जो है वो रिटर्न भी कर सकते हो, रिटर्न OBJ,
कि डायरेक्ट जो है रिटर्न कर दो ओबीजे को, तो आपको पता है कि एक ही दफ़ा रिटर्न की कमांड चलती है। जैसे ये रिटर्न ओबीजे करेगा तो ऑटोमेटिक वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और ये फंक्शन बंद हो जाएगा। तो इस तरह आप इस तरह से भी कर सकते हो, नो इशू। तो मैंने आपको दोनों तरीक़ों से सिखा दी। तो ये जो अभी करके दिखाया, चाहे आप इसी तरह कर लीजिएगा। मैसेज डिस्प्ले करना है कर ले, नहीं करना फिर भी आपकी मर्ज़ी है। सो ये था दोस्तों सेल्फ प्रॉब्लम का सलूशन, कि इफ़ कंडीशन के साथ हम अपने प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो सॉल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट नीचे फ्रेंड फंक्शन विद ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फ्रेंड फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं आपको पता है। फ्रेंड फंक्शन इसलिए यूज़ करते हैं जब हमारी ये जो हम डाटा मेंबर बना रहे हैं ना, ये जो डाटा मेंबर बना रहे हैं, इस डाटा मेंबर को हमने क्या किया हो, प्राइवेट किया हो, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये जब हमने इस फंक्शन को, ये जो हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला फंक्शन यूज़ किया, जब हमने इसको क्लास से बाहर यूज़ करना हो तो कुछ इस तरह से दोस्तों फिर हम करेंगे। तो वो आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे करेंगे। सो उसके लिए फिर आप कैसे करेंगे, प्राइवेट, और प्राइवेट के अंदर आपने लिख दिया स्ट्रिंग नेम। ये आपको हालांकि ये प्रोग्राम आना नहीं है, ये जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ कि अगर मान लो आपको पेपर में अगर फ़र्ज़ करो अनलकीली जो है वो पूछ लेते हैं जनाब आपने फ्रेंड फंक्शन के साथ इस काम को करके दिखाना, तो फिर आप कैसे करोगे। सो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए फिर आप लिखोगे फ्रेंड FRIEND फ्रेंड, और फ्रेंड के आगे आप लिख दोगे अपनी रिटर्न टाइप, उसके बाद यहाँ पे लगा दो सेमीकोलन, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को उठाओ और ये यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ से क्लास से बाई ले आओ, ठीक है। जब दोस्तों आप क्लास से बाई लेके आओगे, अब ज़रा गौर कीजिएगा, ओके, क्लास से बाई लाके अब दोस्तों आपको पता ना क्लास के अंदर सिर्फ हम फिर जस्ट अपने फंक्शन को जी क्या करते हैं, जस्ट डिक्लेयर करते हैं। यही वजह यहाँ पे मैंने लिखा फ्रेंड में रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद इक्वल, और आगे जो भी उसको आर्गुमेंट देने लास्ट में सेमीकोलन। अब यहाँ पे दोस्तों जब आप बाहर आगे डिफाइन करते हो ना, तब आप यहाँ पे फ्रेंड नहीं लिखते, जस्ट अपनी रिटर्न टाइप, उसके बाद आप बताते हो जनाब अपनी क्लास का नेम। तो मेरी क्लास का नेम क्या, टेस्ट, आगे रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर उसके बाद आप अपने ऑपरेटर यानी अपने फंक्शन का नाम, आगे जो भी फंक्शन ओवरलोड कर रहे हो आप। यहाँ भी ये सेमीकोलन नहीं आएगा, ये सेमीकोलन हटाओ यहाँ से, ओके। सेमीकोलन सिर्फ तब आता है जब अपने फंक्शन को डिक्लेयर करना हो, ठीक है जी। तो इस तरह से अब दोस्तों आप इसको यहाँ पे इजीली जो है वो इस नेम वाले ऑब्जेक्ट वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे फिर इसको कॉल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये प्राइवेट है, और प्राइवेट चीज़ जो है वो यहाँ पे मेन में यूज़ नहीं होगी। अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, कंपाइल करता हूँ, यहाँ पे देखो ये कह रहा भाई ये क्या कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये आपका प्राइवेट है, तो प्राइवेट चीज़ को आप यूटिलाइज़ यहाँ पे नहीं कर सकते, समझ आ गई। सो दोस्तों ये थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया कि फ्रेंड फंक्शन की यूज़ कैसे करना है। तो रिटर्न टाइप आप मत यूज़ करो, फिर रिटर्न टाइप अगर आप यूज़ करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न करना पड़ रहा है। सो फिर आप रिटर्न टाइप यूज़ मत करो, फिर आप यहाँ पे जस्ट वाइड लिख लो, ठीक है जी। यहाँ पे वाइड लिख लो, सिर्फ वाइड, यहाँ पे वाइड लिख लो, और ये फिर वैल्यू जो आप रिटर्न कर रहे हो वो रिटर्न मत करो, यहाँ पे नेम जो भी आपका आएगा वो डिस्प्ले कर दीजिएगा, समझ आ गई, ओके। सो ये प्रैक्टिकल हालांकि आपको आना नहीं है, ये जस्ट मैं आपको आसानी के लिए बताया कि जो ज़्यादा अच्छी डीपली प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं वो कैसे फ्रेंड फंक्शन के साथ ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ये 3 पॉइंट ना, ये आपको पेपर में MCQs में आ सकते हैं, या फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में या 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ जा सकते हैं। तो दोस्तों कहता है फ्रेंड फंक्शन मिनिमाइज इनकैप्सुलेशन एज वी कैन एक्सेस प्राइवेट डाटा ऑफ एनी क्लास यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, यानी कहता है आप जो है इनकैप्सुलेशन को मिनिमाइज़ करते हो, और इसके साथ जो है वो आप अपने फ्रेंड फंक्शन अगर आप यूज़ करते हो तो आप अपने क्लास के जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं उनको इजीली एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद कहता है दिस कैन रिजल्ट इन, कहता है इसके रिजल्ट के अंदर क्या होगा, डाटा वल्नरेबिलिटी, इसका मतलब वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है, वल्नरेबिलिटी का मतलब ये होता है कमज़ोरी, यानी डाटा जो है वो आपका बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद कहता है प्रोग्रामिंग बग्स, प्रोग्रामिंग के अंदर बग्स बहुत ज़्यादा आते हैं इससे। टफ़ डिबगिंग, यानी इसकी जो डिबगिंग है वो बहुत ही टफ़ हो जाती है। सो ये 3 पॉइंट है कि फ्रेंड फंक्शन को अगर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ यूज़ करते हो तो आपको ये 3 आपको जो है नुकसान होते हैं। पहला डाटा वल्नरेबिलिटी होती है, यानी डाटा आपका बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। सो उसके बाद प्रोग्रामिंग बग्स होते हैं और टफ़ डिबगिंग होती है। सो यहाँ पे दोस्तों आपका लेक्चर ख़त्म। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।